आज हम स्टार्ट करेंगे सैंपल पेपर 2021 साइंस का क्लास 10th का सैंपल पेपर नंबर 2, जो हम 27 क्वेश्चन तक पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अब बचे हुए क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। गिव एन अकाउंट ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। ये जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस या सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो डिकम्पोजिशन की रेट पर फर्क डालते हैं। ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज गवर्न बाय 3 सेट ऑफ फैक्टर्स। जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए वो 3 फैक्टर हैं। पहला फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में आता है टेम्परेचर, मॉइस्चर और सॉइल प्रॉपर्टी। इसका मतलब टेम्परेचर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, सॉइल प्रॉपर्टी की वजह से जो डिकम्पोजिशन है उसके रेट पर, उसके दर पर क्या होता है, फर्क पड़ता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन का रेट ज्यादा होगा। मॉइस्चर अगर ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन का रेट क्या होगा, और ज्यादा होगा। और सॉइल प्रॉपर्टी, सॉइल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है कि उसमें के मिनरल्स और वो जो है डिकम्पोज करने में हेल्प है या नहीं है। इसका मतलब मिनरल्स प्रेजेंट है या नहीं है, दैट विल बी डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। एंड क्वालिटी, तीसरा है क्वांटिटी ऑफ द डेड मटेरियल अवेलेबल टू द डिकम्पोजर्स एंड द नेचर ऑफ द माइक्रोबियल कम्युनिटी इटसेल्फ। किस किस पर डिपेंड करती है, उसकी क्वालिटी पर, क्वांटिटी पर, किसके, कि जो डेड मटेरियल हैं, जो डेड मटेरियल अवेलेबल हैं टू डिकम्पोजर्स, किसके लिए, डिकम्पोजर्स के लिए। क्या वहां पर डेड मटेरियल, डेड सब्सटेंस, डेड एंड डीके सब्सटेंस पड़े हैं जिससे डिकम्पोजर्स के लिए क्या होगा, टू डिकम्पोज इजिली। ये हमारे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन के हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड, मींस टू ब्रेक डाउन, टू ऑक्सीडाइज द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म टू गेट एनर्जी। एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए हमारी बॉडी में जो एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। मींस कब, जब फूड क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। जब फूड क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होने पर वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। जैसे C6H12O6, और ये क्या होता है, फूड ऑक्सीडाइज होगा 6CO2 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या देगा हमारे को, 6CO2 एंड प्लस में 6H2O, और जो प्लस में एनर्जी, प्लस में एनर्जी। इट मीन ये हमारी क्या है, रेस्पिरेशन की इक्वेशन है, जिससे हमें हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी कब मिलेगी, जब फूड क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज फूड को हम, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। क्या होगा, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन हमारे किसने, दो टाइप के, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन है क्या। तो हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, वो रेस्पिरेशन जो हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस, जो एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन में जो फूड है, जो ग्लूकोज है, वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होता है, पूरी तरह से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जब पूरी तरह से फूड ऑक्सीडाइज होगा, कंप्लीट फॉर्म, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी, ज्यादा एनर्जी मिलेगी। और ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो ये कहां पर अकर होगा, करेंसी ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी की फॉर्म में। और एटीपी की फॉर्म में कहां होगा, दैट विल बी टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे क्या बोलते हैं हम, पावर हाउस ऑफ द सेल। एनारोबिक रेस्पिरेशन पावर हाउस ऑफ द सेल में अकर होता है, मींस माइटोकॉन्ड्रिया में। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और ऑक्सीजन में की प्रेजेंस में होने की वजह से ग्लूकोज जो है पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है। जब पूरी तरह से ऑक्सीडाइज होगा, फूड पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा सिंपलर फॉर्म में, तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी। इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है इन फॉर्म ऑफ, इन व्हाट फॉर्म, एटीपी के फॉर्म में। और ये एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी मिल रही है, इसका मतलब कहां पर, जो पावर हाउस ऑफ द सेल है। और पावर हाउस ऑफ द सेल ऑर्गेनिला कौन सा, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो हमारा क्या होता है, दैट रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारा मसल्स में होता है, और जो हमारा कहां पर होता है, मसल सेल में प्रेजेंट होता है। कहां पर होता है, मसल सेल में प्रेजेंट होता है। और कहां होता है, ईस्ट में होता है। तो ईस्ट में
आइदर इन ईस्ट और इन मसल सेल, और जिसमें एनर्जी क्या होती है, कम रिलीज होती है। क्यों एनर्जी कम रिलीज होती है? क्योंकि फूड पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। जब फूड ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता तो हमें एनर्जी कम मात्रा में मिलती है। इट प्रोड्यूस लेस एनर्जी, लगभग किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, और वो कितनी, 2 और 3 एटीपी। एटीपी मीन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, द एनर्जी वी गेट इन फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, take place in absence or lack of oxygen, incomplete oxidation of food will take place, कम एनर्जी मिलती है। क्यों? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। और कहाँ होता है बेटे? ये टेक प्लेस इन मसल सेल और इन ईस्ट में, ईस्ट में और मसल सेल में। मसल सेल में जो हमें मिलता है बेटे, वो मिलता है लैक्टिक एसिड। क्या मिलता है? हमारी फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड विल फॉर्म। और ईस्ट में तुम्हारा क्या बनता है? इथेनॉल बनता है। और ये क्या है? ज्यादा हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। और इसमें जो रिलीज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज एनर्जी, किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन में। क्यों? क्योंकि फूड पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है। ए सिल्वर आर्टिकल, चांदी की एक आर्टिकल, एक सब्सटेंस है जो ज्यादातर किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटे? ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। मींस चांदी अगर इन प्रेजेंस ऑफ एयर में रखा जाए तो कुछ दिनों में वो चांदी किस में कन्वर्ट हो जाती है? ब्लैक में कन्वर्ट हो जाती है। कब? व्हेन इट ओपन फॉर द फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए अगर चांदी को हम ओपन एयर या में रखें तो वो ब्लैक सब्सटेंस बन जाता है। और द आर्टिकल व्हेन रब विद द टूथपेस्ट अगेन स्टार्ट शाइनिंग, और जब उस ब्लैक चांदी को, जो ब्लैक कंपाउंड बन जाता है, अगर हम उसे क्या करें, दोबारा उसको क्या करें, टूथपेस्ट से रब करें, तो वो क्या होती है? फिर चमकने लग जाती है। व्हाई डू सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर द फ्यू डेज? वो जो सिल्वर आर्टिकल है जिसे हमने कुछ दिनों के लिए बाहर रखा, वो ब्लैक क्यों हुआ? उसका कारण क्या है? नेम द फिनोमिना इन्वॉल्व, और ये फिनोमिना कौन सा है? तो इसका मतलब जब चांदी हमने ओपन एयर में रखी तो वो काली होगी। काली होने का मतलब है कोरोजन विल टेक प्लेस। कोरोजन हुआ, उसमें क्या हुआ? कोरोजन हुआ। कोरोजन का मतलब है जंग लगना। क्या मतलब? मीन्स जो उसकी शाइनिंग है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है? डल हो जाती है। और जब सिल्वर ओपन एयर में रखते हैं तो वो काले होने का मतलब है, तो इसका मतलब सिल्वर ने एयर में जो गैस थी, कौन सी? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस थी, उसके साथ रिएक्ट करके या सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड बनाता है और रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। और क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कोरोजन विल टेक प्लेस। और कोरोजन में ये जो है हमारा ब्लैक कंपाउंड बनाता है सिल्वर सल्फाइड। और कई बार ये सल्फर किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है और SO2 के साथ भी रिएक्ट करता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। अगर ये H2O के साथ भी रखेगा तो क्या बनेगा? वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा? वाटर। बट जनरली इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड एंड फॉर्म ए ब्लैक सब्सटेंस जिसका नाम क्या है? सिल्वर सल्फाइड। और इसका फिनोमिना का नाम क्या है? कोरोजन। सिल्वर आर्टिकल जो ब्लैक हो जाता है कब? जब उसे एयर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि सिल्वर आर्टिकल हमारे सल्फर कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। सल्फर कंपाउंड लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है। इसकी रिएक्शन क्या है? Ag प्लस में H2S, दैट गिव्स AgS प्लस में H2 प्लस में H2। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। 2 और ये 2, और यहाँ पर क्या हो गया? AgS बैलेंस है। तो ऑलरेडी इट इज बैलेंस। ये ऑलरेडी क्या है? बैलेंस है। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। AgS और इट इज बैलेंस। तो ये जो सिल्वर सल्फाइड है, AgS है, ये क्या है? हमारा ब्लैक सब्सटेंस बन जाता है, ब्लैक कंपाउंड बन जाता है। इस फिनोमिना को हम कोरोजन कहते हैं। और पर्टिकुलरली सिल्वर के लिए जो इस प्रोसेस जो है, जिसे हम क्या बोलते हैं? टार्निशिंग ऑफ द सिल्वर। क्या बोलते हैं इसे? सिल्वर के लिए हम टार्निशिंग ऑफ सिल्वर भी कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31। What are the use of modern periodic table? Modern periodic table हमारा क्या है? अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट को अरेंज करना अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, एटॉम अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, एंड अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द मटेरियल एलिमेंट, वेदर इट इज मेटल और नॉन मेटल। तो सबसे पहले उसका यूज क्या है? यूज हमने बताया बेटे, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट। ये क्या है? एक मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जो एलिमेंट को अरेंज किया, वो क्या है? एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट से, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से, और एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया। और जो हमने अरेंज किया वो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या फायदा उसका? इट टेल अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट।
इसका मतलब रिएक्टिविटी बताता है कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कब रिएक्टिव है। ऊपर से नीचे आते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी सीरीज बढ़ती है या घटती है, अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी सीरीज घटती है बढ़ती है, इसके बारे में बताता है। उसकी फिजिकल ट्रेंड्स बताता है। फिजिकल ट्रेंड मीन गैसियस स्टेट है या लिक्विड स्टेट है, उसकी फिजिकल ट्रेंड्स बताता है। उसका साइज बताता है, साइज बढ़ रहा है या घट रहा है, या वो मेटल है या नॉन मेटल। इट टेल अबाउट द ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एटम एंड देयर रेडिएशन। और वो किसके बारे में बताता है कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी मींस उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की, गेन करने की कैपेबिलिटी बताता है। इट ऑफर द वे टू अंडरस्टैंड द वैलेंसी। और वो किसके बारे में इंडिकेट करता है? वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट का, यानी कि किसी भी एलिमेंट की जुड़ने की ताकत कितनी है, लूज करने की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की कितनी ताकत है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की ताकत कितनी है। बैलेंसिंग इक्वेशन बाय लुकिंग एट द ग्रुप वेयर द एटम इज लाई। और हम उसकी इक्वेशन को आराम से बैलेंस करके पता लगा सकते हैं कि ये कौन से ग्रुप में लाई करता है। इट टेल अबाउट द ग्रुप भी बताता है। इट टेल नेम, सिंबल एंड एटॉमिक नंबर एंड न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन नंबर मीन मास नंबर, क्योंकि न्यूक्लियन नंबर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और वो प्रेजेंट हमारे किस में रहते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं। इट इज द यूजेस ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया, देखिए इसने क्या कहा है कि द फॉलोइंग टेबल द फोर एलिमेंट गिवन है, ए बी सी और डी। ग्रुप, ये ग्रुप वन। ग्रुप वन का मतलब है आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन। ग्रुप टू का मतलब है आउटर मोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन। ग्रुप तीन से लेके 12 तक सिलेबस में आपके लिए। 13 ग्रुप का मतलब है आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। 14 ग्रुप का मतलब है आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। 15 ग्रुप का मतलब है आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन। और 16 ग्रुप का मतलब है आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। और 17 ग्रुप का मतलब है आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। ये ग्रुप बताता है। मीन्स group indicate only due to the presence of the number of valence electron present in the outermost shell। outermost shell में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो उसका ग्रुप बताता है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 13 ग्रुप में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 14 ग्रुप में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 15 ग्रुप में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 16 ग्रुप में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 17 ग्रुप में। यूज द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस टेबल को देख के, इसका मतलब ये एक ग्रुप है तो इसकी वैलेंसी 1, और ये क्या है? मेटल। और ये क्या है? 15 ग्रुप है तो ये क्या है? नॉन मेटल। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, तो इसकी वैलेंसी 3। और ये क्या है? 2 ग्रुप में तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी होगी 2। ये ग्रुप 14 है तो इसकी वैलेंसी 4 होगी। इसका मतलब 1 और 2, ए और सी दोनों क्या होंगे? मेटल होंगे। 13 वाला भी क्या कहलाएगा? मेटल कहलाएगा। लेकिन 4 से और 5 ये हमारे क्या कहलाते हैं? ज्यादातर नॉन मेटल कहलाते हैं। अब वहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब ये जो मेरा 1 और 2 ये ज्यादातर क्या बनाएंगे? इसी के साथ ग्रुप 17 या 18 के साथ, ग्रुप 17 के साथ क्या बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं। तो विच एलिमेंट विल फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है द बॉन्ड विच फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या बनाता है? वो एलिमेंट बनाता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। या क्या बनाएंगे? जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से मिलकर आपस में क्या बनाएंगे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो विच एलिमेंट फॉर्म ओनली द कोवेलेंट बॉन्ड? ओनली कोवेलेंट बॉन्ड हमारा कौन सा बनाएगा? केवल डी विल फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। ग्रुप 14 जो हमारा क्या है? कार्बन। क्या है हमारा? कार्बन। विच एलिमेंट इज मेटल? विच एलिमेंट इज ए मेटल विद वैलेंसी 2? इसका मतलब इसका आंसर क्या है? डी है। विच एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 2 है? वैलेंसी 2 है तो कौन से में जाएंगे? ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में कौन आ रहा है? सी आ रहा है। इसका मतलब सी है। सी और डी में विच इज बिगर एटॉमिक रेडियस एंड वाई? एटॉमिक रेडियस का मतलब है साइज का बढ़ना। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट जो सेल है उसके बीच का डिस्टेंस। तो अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाते हैं। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाते हैं। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होंगे? द सेल विल कम क्लोज टू ईच अदर। सेल अगर नजदीक आएगा तो इसका मतलब उसका साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो सी और डी में छोटा साइज कौन सा है? डी है। क्यों? क्योंकि हम जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो साइज क्या होता है? घटता जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेंगे। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा? सेल का साइज, एटम का साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? विच इज बिगर। तो छोटा डी है तो बड़ा कौन सा है? सी। तो इट इज सी। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसमें
जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेंगे और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से साइज छोटा होगा, इसीलिए डी छोटा है और सी क्या है, बड़ा है। 32 study the following, the self pollination F1 field genotype and phenotype in F2 generation, what type of cross it is। ये कह रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो यहाँ पर क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल, राउंड एंड येलो। ये क्या कह रहा है, रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास राउंड, और ये क्या है राउंड कैपिटल आर, और ये क्या है येलो, और ये क्या है हमारे पास कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन, ये क्या है, ये तो क्रॉस पॉलिनेशन है, ये क्या है क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्या होगा इसका, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। F1 में क्या हो जाएगा, पेरेंट्स में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और इसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है ये इसी के साथ ही क्या होगा, क्रॉस होगा। जैसे मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, सेल्फ पॉलिनेशन विल टेक प्लेस इन F1 जनरेशन, जिसकी वजह से क्या बनेगा, F2 जनरेशन बनेगा, और हमारा क्या बनेगा, वही राउंड एंड येलो। इसका मतलब सेल्फ पॉलिनेशन विल टेक प्लेस बिटवीन द सेम जीन और सेम फिनो टाइप के बीच में, राउंड एंड येलो। तो आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राउंड को, और वाई किसको, कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब येलो को। इसका मतलब क्या है, डोमिनेंट करेक्टर के हैं, कौन से, राउंड और येलो, राउंड एंड येलो आर डोमिनेंट इन करेक्टर, वेयर एज स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई रिंकल एंड ग्रीन, रिंकल एंड, ये क्या हमारे रिसेसिव ट्रेट, ये क्या हमारे क्या है, रिसेसिव ट्रेट्स हैं, ये हमारे रिसेसिव करेक्टर या ट्रेट्स हैं। और ये क्या हमारा राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, ये हमारा क्या है, डोमिनेंट ट्रेट, कौन से हैं, डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट करेक्टर है, डोमिनेंट ट्रेट्स है, और ये हमारे कौन से रिसेसिव ट्रेट्स हैं। 33, व्हाट इज द डिस्पर्सन, डिस्पर्सन हमारा क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ ए व्हाइट लाइट, जब एक व्हाइट लाइट, एक सफेद जो हमारा सन का जो कलर है, लाइट का जो कलर है वो क्या है, सिंगल व्हाइट कलर, क्या है, व्हाइट कलर, और व्हाइट कलर किससे बनी हुई है, 7 डिफरेंट कलर से बनी हुई है, और ये जब 7 डिफरेंट कलर से जो बनी हुई व्हाइट लाइट है, जब ये किसी प्रिज्म में पास होती है तो टूटती है, टूटने के बाद कितने कलर बनते हैं, वो 7 कलर जिससे वो बनी हुई है वो 7 कलर में टूट जाती है। उन 7 कलर के टूटने के प्रोसेस को एक सिंगल लाइट से, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन, क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन इज द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, ये फिनोमिना इन विच सिंगल व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर, एक सिंगल व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर में टूटना, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। व्हाट हैपेंड व्हेन लाइट इज पास थ्रू द ग्लास प्रिज्म, तो इसका मतलब जब लाइट जो है ग्लास प्रिज्म में पास होगी तो क्या होगी, 7 डिफरेंट कलर देंगे, 7 डिफरेंट कलर देंगे, और 7 डिफरेंट कलर वो क्या होगी, वो बैंड होगी, बैंड किसके हिसाब से होगी, अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड, अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड, जिसकी स्पीड कम होगी वो क्या होगी, जिसकी स्पीड कम होगी वो, जिसकी स्पीड कम हो जाएगी वो ज्यादा बैंड करेगी, और जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो क्या होगी, कम बैंड होगी। और सबसे ज्यादा कौन सी बैंड होती है, सबसे ज्यादा बैंड होती है वायलेट, और सबसे कम बैंड होती है रेड। इसका मतलब ये बनाता है विप ग्योर, क्या बनाता है, विप ग्योर। तो हमारा डिस्पर्सन क्या है, द स्प्लिटिंग ऑफ ए व्हाइट लाइट, एक सिंगल व्हाइट लाइट का टूटना 7 डिफरेंट कलर में, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं। जब ग्लास प्रिज्म में पास होगा, जब ग्लास प्रिज्म में पास होगा तो इसका मतलब इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल एंड स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर, उन 7 डिफरेंट कलर को हम क्या बोलते हैं, विप ग्योर बोलते हैं। और ये बेंड टुवर्ड द नॉर्मल क्यों होती है, क्योंकि रेयर मीडियम से किस में जाती है, डेंसर मीडियम में, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। और ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट और मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये क्या मतलब है इसका, पॉलीक्रोमेटिक लाइट का मतलब है कि ये लाइट जो है, जो एक सिंगल व्हाइट लाइट है, इसमें दो या दो से ज्यादा लाइट की कंपोजिशन है। पॉलीक्रोमेटिक लाइट आर दोज लाइट विच आर कंपोज ऑफ मोर देन टू और मोर देन टू कलर, और मोनोक्रोमेटिक लाइट विच कंटेन ओनली वन कलर ऑफ लाइट, जो केवल एक कलर ऑफ लाइट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोक्रोमेटिक। ये रेड ब्लू ये सारे क्या होंगे, एक ही लाइट, और इस व्हाइट लाइट में 7 डिफरेंट कलर हैं, इसलिए इसको पॉलीक्रोमेटिक बोलेंगे। और इसी को हम क्या बोलते हैं, 7 व्हाइट लाइट का 7 डिफरेंट कलर में बनना, इसकी क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। और जब लाइट जो है प्रिज्म से, एयर से प्रिज्म में पास होगी तो क्या होगी, बैंड टुवर्ड द नॉर्मल, बैंड टुवर्ड द नॉर्मल। ये हमारी कौन सी है, इंसिडेंट रे, ये हमारी कौन सी है, इंसिडेंट रे। और ये कौन सी है हमारी, एमरजेंट रे, ये कौन सी है, एमरजेंट रे। और ये कौन, ये है दोनों को। The phenomena of splitting of white light into 7 constituent color is passed through the prism is known as dispersion. Dispersion का मतलब क्या है, white light का 7 different color में बनना, उसे हम white light कहते हैं। Light ray bend toward the normal when enter the prism.
इसका मतलब नॉर्मल की तरफ वो बेंड होती है। और नॉर्मल की तरफ बेंड क्यों होती है? क्योंकि रेयर मीडियम से अगर लाइट डेंसर मीडियम में पास होगी, व्हेन द लाइट इज पास फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम टू इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। वो किधर की तरफ बेंड होगी? नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। कब? जब लाइट जो है हल्के मीडियम से डेंसर मीडियम में पास होगी तो ऑलवेज बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। और उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, अगर प्रिज्म से बाहर की तरफ निकलती है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी कि वो क्या होती है फिर? डेंसर से अगर रेयर में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और उसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 34। अ थिन कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, बिकॉज इट कन्वर्ज। जैसे एक कन्वर्जिंग लेंस, ये कन्वर्जिंग लेंस है। ये क्या करता है? एक जैसे प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या करता है? लाइट को, जब लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे ही क्या नाम है आपके लेंस से टकराएगी तो क्या होगा? बेंड टुवर्ड द बेंड बेंड होगी, कन्वर्ज होगी। इट विल कन्वर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो इसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस का नाम क्या है? कन्वेक्स लेंस इज द कन्वर्जिंग लेंस। इट फॉर्म, इसमें दो इमेज बनती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। और रियल और दोनों कौन सी होती है? मैग्नीफाइड, बड़ी होती हैं। और इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को कन्वर्जिंग लेंस के सामने रखा जाए तो कन्वर्जिंग लेंस के सामने रखने पर जो इमेज बनती है वो रियल बनती है। और कौन सी बनती है? वर्चुअल बनती है। और जो रियल इमेज है वो क्या बनती है? मैग्नीफाइड। और जो वर्चुअल इमेज बनती है वो भी क्या बनती है? मैग्नीफाइड। तो पहली बतानी है आपने, पहला क्वेश्चन। तो कब मैग्नीफाइड आपकी रियल इमेज बनेगी और कब मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बनेगी? तो हमने पोजीशन बनानी है। तो इन इच केस, पहला, जो मैग्नीफाइड रियल इमेज बनेगी वो कब होगा? बिटवीन एफ एंड 2f के बीच में। जब ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड मैग्नीफाइड। कैसे? ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये लेंस, कौन सा लेंस? कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या है? ये दिस इज f, और ये क्या है? 2f। ये 1, f1। ये क्या है? f2। और ये क्या है? 2f2। इट मीन जब f1 और 2f के बीच में रखेंगे, 2f1 के बीच में रखेंगे, तो पहला ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन f1 एंड 2f1 के बीच में, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो लेंस से टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगी? कन्वर्ज होगी और दूसरी तरफ जाएगी, टू द अदर साइड। क्योंकि ट्रांसपेरेंट जो क्या करता है? रिफ्रैक्ट करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हल्के मीडियम से भारी मीडियम में जाएगी तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये क्या होगी? बेंड होगी। और किससे पास होगी? है f2 से पास होगी। किससे होगी? इट विल पास थ्रू द f2। ये f2 से पास होगी। अब किससे पास करेंगे? इसको हम करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये मेरे पास क्या है? O इज द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर मीन सेंटर ऑफ द लेंस। तो हमारी इमेज जहां पर हमारी दो रिफ्रैक्टेड रे मिली, जो रे रिफ्रैक्शन के बाद आई, जहां पर मिली वहां पर हमारी क्या बनती है? इमेज। और इमेज कहां बन रही है? प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। जब प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज नीचे बनती है तो वो इमेज कैसी होती है? रियल होती है। और इस प्रिंसिपल एक्सिस से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कर देंगे? मिला देंगे। और इमेज कैसी बन जाएगी? उल्टी बनेगी। क्या बनेगी? उल्टी। और जब इमेज उल्टी बनती है तो क्या होती है? इन्वर्टेड। और क्या होती है? रियल। रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है व्हेन द, इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट को f1 और 2f1 के बीच में रखा तो इमेज बनी रियल एंड इन्वर्टेड। तो पहली कंडीशन क्या है? f1 और 2f1 के बीच में। तो इसमें इमेज कैसी बनी? रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी कह रहा है कि वर्चुअल इमेज कब बनेगी? क्या बनेगी? वर्चुअल इमेज कब बनेगी? तो वर्चुअल इमेज कब बन रही है? जब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1 के बीच में। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1। जब ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में रखेंगे तो क्या बन जाएगी? इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहां रखा ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी, रिफ्लेक्ट होगी, f2 से पास होगी। अब किससे पास होगी? ऑप्टिकल सेंटर से। किससे पास होगी? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। ये रे बनाना, एरो बनाना जरूरी है।
तो यहाँ डिस्टेंस कम है, तो इसका मतलब ये कहाँ मिलेंगी, इधर जाके मिलेगी। इट विल ऑन द सेम साइड ऑफ द, ये डॉटेड में आएगा, किसमें आएगा ये, डॉटेड में, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, जहां पर इंटरसेक्ट हो रही है वहां से क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने प्रोड्यूस किया, हम अपने आप नहीं इंटरसेक्ट हुआ, इट इंटरसेक्ट आफ्टर प्रोड्यूसिंग। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें प्रोड्यूस करने के बाद मिलता है तो वहां उस टाइम इमेज जो बनती है वो वर्चुअल बनती है। कैसी बनती है, वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज बनी वहां पर, उस पॉइंट पर जहां पर दो रेज आपस में इंटरसेक्ट हुई, इसे हम बोलेंगे क्या, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनती है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ बनी इमेज, कैसी बनी, वर्चुअल इमेज बनी। कैसी बनी, वर्चुअल इमेज बनी। और वर्चुअल इमेज कब बनी, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में, उसे हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर देन द इमेज इज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो सेकंड कंडीशन में जो हमारी वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनी, तो कब बनी, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट को हमने ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन optical center and F1 then the image is virtual and erect। उसके बाद क्या, हाउ इट द फॉलोइंग द कटिंग ऑफ द लेंस टू हाफ ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के से, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, तो इसको कट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये दो पोर्शन बन जाएंगे ऐसे, एक हमारा ये बन जाएगा और एक हमारा लेंस ये बन जाएगा, आधे आधे लेंस बन जाएंगे। जब आधे आधे लेंस बनेंगे तो इसका मतलब क्या क्या फर्क आएगा, देखो ध्यान से, ये हमारा आधा लेंस ऊपर आधा लेंस नीचे। तो इस पहला फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप करेंगे, कवर कर देते हैं, जैसे फोकल लेंथ पे कवर, फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज इन फोकल लेंथ, क्योंकि इसका फोकल लेंथ तभी चेंज होता है जब इस पर पानी पड़े, वाटर पड़े, अदरवाइज नो चेंज इन फोकल लेंथ। तो इसकी इंटेंसिटी पे क्या होगा, जब इसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 1/4, क्योंकि जो इंटेंसिटी है किसी भी लेंस की वो स्क्वायर ऑफ द फोकल लेंथ पर डिपेंड करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फोकल लेंथ। इंटेंसिटी ऑफ मींस 1/f का होल स्क्वायर, और फोकल लेंथ क्या कर दी हमने, सॉरी, रेसिप्रोकल। इंटेंसिटी किस पे करती है, जब क्या नाम है, हमने टू ब्रेक डाउन मीन्स उसके क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो इसका मतलब हाफ ऑफ द स्क्वायर मीन्स, हाफ ऑफ द स्क्वायर मीन 1/4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1/4। इसका और वाला क्वेश्चन, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर हाइट है उसकी। इसका मतलब एच ऑब्जेक्ट मीन H1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हमारा 2 सेंटीमीटर है। प्लेस परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कन्वेक्स लेंस। इसका मतलब हमने कन्वेक्स लेंस लिया, ये हमारी कन्वेक्स लेंस है। ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा क्या है, F1। ये हमारा क्या है, F2F1। ये हमारा क्या है, F2। और ये हमारा क्या है, 2F2। और ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी है, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक क्या हो गए, 10 सेंटीमीटर। और ये क्या है, रियल फोकस है, इसका क्या है, रियल फोकस है। रियल फोकस है तो इसका मतलब इसका फोकस प्लस में आएगा। एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक ये 10 है, और यहां से यहां तक 10, तो 15, मतलब इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट यहां रख दिया। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर। कितना है ये, इट इज 15 सेंटीमीटर, इट इज 15 सेंटीमीटर। तो u इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। और ये किधर की तरफ है, ओरिजिन से, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ है। जब लेफ्ट की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी इमेज बनेगी तो वो क्या बनेगी, नेगेटिव बनाएगी। तो इट इज नेगेटिव, v हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और क्या होगा, फोकस से पास होगा। दूसरा क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से तो हमारा यहाँ बनी है, तो इसका मतलब 20 से ज्यादा बनी, 20 से ज्यादा बनी। तो इसका मतलब v निकालना है। तो लेंस फॉर्मूला,
लेंस फॉर्मूला, तो इसमें इमेज कैसी बनी, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली ओ एंड एनलार्ज्ड, बड़ी बनी। इसका मतलब इसकी इमेज क्या बनी, बड़ी बनी। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन F1 और 2F1, ये हमारी इमेज फॉर्मेशन है। और इसकी इमेज की डिस्टेंस ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमारा कितना आना चाहिए, कैलकुलेट करते हैं, देखो। फॉर लेंस, लेंस फार्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो वैल्यू पुट कर देंगे, 1/v माइनस 1/u कितना है हमारे पास, u हमारे पास है -10, -10 इज इक्वल टू 1/f, f कितना है 15। तो 1/v माइनस माइनस प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/15, 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10, इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम इज 30, 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 1 से 2 आएगा, माइनस फोकल लेंथ बेटे 10 है, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। फोकल लेंथ कितना है, 10, फोकल लेंथ इज 10। फोकल लेंथ कितना है 10 और ये 15, किसमें, माइनस में। तो माइनस 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 और ये माइनस प्लस, और ये 10, ये आएगा 1/10, ये 15 प्लस का 1/15 प्लस का इधर जाके माइनस का, एलसीएम इज 30, 30 को 10 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3, माइनस 30 को 15 से डिवाइड किया 2 आ गया, 2 को 1 से 2 आ गया। तो 1/v इज इक्वल टू 1/30, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट की तरफ। तो ये v कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। और ये इमेज क्या बनेगी, मैग्नीफाइड। अब क्या निकालना है इसमें, नेचर पोजिशन, पोजिशन इज 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑन द राइट साइड। साइज, साइज कितना है 30, साइज, साइज मीन h2 निकालना है, एंड इट्स मैग्निफिकेशन, पोजिशन बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2, फिर हमारा साइज आ गया v। अब क्या निकालेंगे, मैग्निफिकेशन, क्या निकालेंगे, मैग्निफिकेशन। m इज इक्वल टू, लेंस फॉर्मूले में मैग्निफिकेशन क्या होता है, v अपॉन में u इज इक्वल टू, साइज ऑफ इमेज भी निकालना है, h2 अपॉन में h1। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, u की वैल्यू कितनी है, -15, वैल्यू पुट कर देंगे, इससे हमारा h2 भी निकल जाएगा और मैग्निफिकेशन भी निकल जाएगा। m इज इक्वल टू v कितना हमारे पास, v 30, और u कितना है, माइनस, u इज -15, तो क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2, m इज इक्वल टू -2। इसका मतलब इमेज क्या है, 2 रियल है, इमेज क्या है, रियल, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और कितना है ऑब्जेक्ट से 2 टाइम ज्यादा है। और इसके बाद क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज, हाइट और साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन भी हो गया, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, v अपॉन में u इज इक्वल टू h2 अपॉन में h1। v कितना है हमारे पास 30 अपॉन में u कितना है -15 इज इक्वल टू h2 क्या है हमारे पास निकालना है, h1 कितना है 2, ये कट गया हमारे पास, h2 हमारे पास 2, और h2 क्या है हमारे पास 2, और h2 निकालना है, h1 कितना है 2, तो ये क्या आएगा हमारे पास 2, 15 1 जा 15, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा h2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू -2, तो h2 इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हाइट है, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो क्या है, बिलो एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस। क्यों, इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर क्या है, रियल, पोजीशन 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टुवर्ड द राइट, साइज क्या है इसका 4 सेंटीमीटर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, मैग्निफिकेशन इज -2, -2 का मतलब है इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब यह क्या है, रिप्रोडक्शन इज द एसेंशियल फॉर द फिनोमिना इज नॉट द सर्वाइवल फॉर द, रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस ऑफ देयर ओन काइंड। जो रिप्रोडक्शन है
क्या वो इट इज नॉट, दैट इज नॉट सर्वाइवल फॉर द इंडिविजुअल, ये जो एसेंशियल नहीं है किसी भी इंडिविजुअल के लिए सर्वाइवल जिंदा रहने के लिए, बट स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज, केवल स्पीसीज की स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी के लिए उसको कि वो एग्जिस्ट हो इस एनवायरनमेंट में, इस एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट हो, केवल इसी के लिए ही क्या नाम है रिप्रोडक्शन एसेंशियल है। इसको जस्टिफाई करिए। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस टू प्रोड्यूस ऑफ देयर ओन काइंड। रिप्रोडक्शन जो है वो प्रोसेस है जिसमें अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस किया जाता है, पैदा किया जाता है। इट इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब क्या है कि अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देना, हैविंग द बोथ सिमिलरिटीज एंड वेरिएशन अमंग देमसेल्फ, उनके बीच में कुछ सिमिलरिटी समानता और कुछ वेरिएशन चेंजेस बदलाव हमें दिखाई देने देते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। फर्दर द प्रोसेस ऑफ डीएनए deoxyribonucleic acid replication and its inheritance to the offspring ensure the production of their kind only। जो डीएनए की जो प्रोसेस, डीएनए की वजह से, डीएनए रेप्लिकेशन कॉपी की वजह से, डीएनए कॉपी की वजह से ये पक्का होता है कि वो जो है अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है, केवल डीएनए कॉपिंग की वजह से। रिप्लिकेशन मीन कॉपिंग। रिप्रोडक्शन मेंटेन द स्टेबिलिटी। इसका अंदर रिप्रोडक्शन क्या करता है, रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, जिससे उनके नंबर, उनकी जनसंख्या बढ़ती जाती है। जब उनकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब दे विल एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट, दे विल मेक द स्टेबिलिटी इन द एनवायरनमेंट। वो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म कभी एक्सटिंक्ट नहीं होंगे। विच ऑब्टेन एंड जिंदा रहने के लिए इंडिविजुअल नीड एनर्जी विच इट ऑब्टेन फ्रॉम द लाइफ प्रोसेस। जिंदा रहने के लिए किसी भी इंडिविजुअल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, फ्रॉम द लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशनल रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन, ये जो हमारे न्यूट्रिशन टू गेटिंग न्यूट्रिएंट और रेस्पिरेशन टू गेट एनर्जी, ये हमारे लाइफ प्रोसेस अगर होंगे तभी वो क्या होगा, सर्वाइव हो पाएगा। रिप्रोडक्शन डज नॉट प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द सर्वाइवल। रिप्रोडक्शन कभी भी इंडिविजुअल को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। एनर्जी केवल प्रोवाइड होगी बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन और बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन से। इंस्टेंट ऑफ रिप्रोडक्शन एंश्योर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन विच हेल्प टू कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज। और रिप्रोडक्शन क्या करता है, हेल्प करता है, टू एंश्योर करता है, पक्का करता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, और जिससे क्या होता है उसकी एग्जिस्टेंस एनवायरनमेंट में होती है और उसकी कंटिन्यूटी एनवायरनमेंट में बनी रहती है, और जिससे उसकी स्टेबिलिटी भी बनी रहती है। लेकिन रिप्रोडक्शन कभी भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता फॉर एन इंडिविजुअल टू सर्वाइव। सर्वाइव करने के लिए कभी भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 36, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड्स का मतलब है द रीजन सराउंडिंग द मैग्नेट। मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जिसमें मैग्नेट अपना फर्क, अपना इफेक्ट, अपना इन्फ्लुएंस डालता है टू अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन सराउंडिंग द मैग्नेट विच प्रोड्यूस इट्स इन्फ्लुएंस। मतलब मैग्नेट के आसपास का वो क्षेत्र, वो एरिया जिसमें मैग्नेट अपना इफेक्ट डालता है। प्रोड्यूस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर थ्रू पासिंग थ्रू द कार्डबोर्ड। इसका मतलब जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर हम करंट पास करेंगे तो उसके अंदर फील्ड प्रोड्यूस होगी, और उसको हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है। नेम द स्टेट एंड अप्लाई द रूल टू मार्क द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब नेम एंड स्टेट, जब करंट कैरिंग कंडक्टर में, जब करंट कैरिंग कंडक्टर इसमें करंट पास हो रहा है तो इसमें क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी। क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी इसके सराउंडिंग में बनेंगी, सर्कुलर फॉर्म में बनेंगी। किसमें बनेंगी, सर्कुलर फॉर्म में। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे साइज, सर्कुलर का साइज, रेडियस बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये हम किससे पता लगा सकते हैं, ये हम पता लगा सकते हैं किससे, राइट हैंड थंब रूल से। किससे पता लगा सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अगर हमने एक कैरिंग कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड किया, किसमें, राइट हैंड में होल्ड किया, जो थंब हमारा है, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, और थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो फिंगर रैप अराउंड द कंडक्टर, ये कंडक्टर है, कंडक्टर को हमने राइट हैंड से होल्ड किया। जो थंब है, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये थंब क्या बताएगा, करंट की डायरेक्शन बताएगा। लेकिन ये जो फिंगर इसके चारों तरफ लगा दी, द फिंगर रैप अराउंड द फिंगर, जो फिंगर किसकी डायरेक्शन बताएंगी, फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। किसकी डायरेक्शन बताएंगी, फील्ड की तरफ। इसका मतलब अगर करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो फील्ड क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। फील्ड कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट ऊपर की तरफ गया, करंट कहाँ गया, ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब
द मैग्नेटिक फील्ड विल बी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान लो करंट जब कहा गया ऊपर की तरफ गया, अगर करंट नीचे आया, करंट क्या है, नीचे आया, तो सर्कुलर तो बनाएंगे बनाएंगे। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, अगर करंट नीचे आया तो नीचे आया तो क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज। देखिए ये क्या है, करंट की डायरेक्शन, थंब करंट की डायरेक्शन और फिंगर इसको रैप कर रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। तो ये बन जाएगा हमारा क्लॉकवाइज। जब ऊपर से नीचे आएगा तो डायरेक्शन ऑफ द करंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्लॉकवाइज। जब करंट ये आई है और ये क्या है, फील्ड है, ये क्या है, फील्ड। तो राइट हैंड थंब रूल इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इनका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें किससे पता लगती है, राइट हैंड थंब रूल से। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग द करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर इन ए राइट इन राइट हैंड सच दैट द थंब इंडिकेट। हमने क्या करा, करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड किया, जिस हिसाब से होल्ड किया, राइट हैंड से होल्ड किया, जब इस हिसाब से होल्ड किया कि थंब जो है डायरेक्शन ऑफ करंट बता देगा, एंड फिंगर फिंगर रैप अराउंड द कंडक्टर, और कंडक्टर के चारों तरफ जो फिंगर रैप होंगी वो क्या बताएंगी, फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। एंड देन द फिंगर, फिगर नहीं बेटे, फिंगर, FINGERS, fingers will wrap around the conductor in the direction of the magnetic field। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन बताएंगे वो कौन बताएंगे बेटे, फिंगर बताएंगे। क्या बताएंगे, फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और थंब जो बताएगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। जैसे इसका डायग्राम ये रहा, देखिए जैसे जाइए, देखिए अगर हम मान लो ये हमारे पास क्या है, कार्डबोर्ड है, और ये क्या है, करिंग करिंग कंडक्टर, ये क्या है, कंडक्टर है, इट इज कंडक्टर। इसमें क्या है, रियल स्टेट वेरिएबल स्टेट मीन्स क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ करंट चेंज हो रहा है विदाउट चेंजिंग इन द पोटेंशियल डिफरेंस। ये एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द करंट। ये हमारा क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, बैटरी, और ये की है। जब करंट पास किया है इस कंडक्टर में, ये एक्स और ये वाई, इस कंडक्टर में करंट पास किया तो इसके अंदर क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। मैग्नेटिक फील्ड आएंगी तो क्या बन जाएंगी, सर्कुलर बन जाएंगी। क्या बन जाएंगे, सर्कुलर। करंट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये देखो ये एरो पी, पी इज द पॉइंट विच इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होंगी, क्लॉकवाइज में। जब करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, जब करंट ऊपर से नीचे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्लॉकवाइज, और करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी एंटी क्लॉकवाइज। और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओनली दे कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कंपास। लेकिन जैसे जैसे सर्कुलर बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी कम होता जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि सर्कल का जो रेडियस है वो बड़ा होता जाता है। सर्कल का रेडियस बड़ा होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। जब हम क्या इस कंडक्टर से क्या हो जाएंगे, दूर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। इसका जैसे और वाला क्वेश्चन है, हाउ विल यू स्ट्रेंथ, हाउ विल द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब पावर, मींस किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंज व्हेन द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड टू बी डिटरमाइंड इज मूव अवे फ्रॉम द स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर। कांस्टेंट करंट, करंट पास, करंट जो उसके अंदर पास किया गया वो कांस्टेंट है, करंट में कोई वेरिएशन नहीं। नो चेंज इन करंट, अगर करंट चेंज नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड पर क्या फर्क होगा। इसका मतलब अगर इस कंडक्टर में हमने करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, वेरिएशन आएगा। जब करंट चेंज करेंगे तो वेरिएशन आएगा। लेकिन कांस्टेंट करंट है, करंट कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट करंट में मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब जितना नजदीक होगा मैग्नेटिक फील्ड के कोई भी वो होगा, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब जैसे जैसे दूर जाएंगे इस करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो सर्कुलर जो सर्कल है, मैग्नेटिक फील्ड की जो सर्कल है वो क्या होती जाती है, बड़ी होती जाती है। बड़ी होने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का कम होना। डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नीडल डिक्रीज, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड जो डिफ्लेक्ट होती है, शुरू नजदीक जितना नजदीक होगा बड़ी तेज डिफ्लेक्ट होगी। जैसे जैसे उसको रॉड से दूर ले जाएंगे उसकी डिफ्लेक्शन की स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। मैग्नेटिक कंपास अगर हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर के रखेंगे नजदीक तो मैग्नेटिक डिफ्लेक्ट जो मैग्नेटिक नीडल है बड़ी तेजी से डिफ्लेक्ट होगी। इसका मतलब वहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। जैसे जैसे इसको इस करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर करते जाएंगे तो इसकी डिफ्लेक्शन बहुत स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम होगी। रीजन दैट द कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर स्टेट बिकेम लार्जर एंड लार्जर और डिस्टेंस विल इंक्रीज।
क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इसका मतलब डिस्टेंस ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड कम, और डिस्टेंस कम तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। जितने नजदीक होगा, जितना डिस्टेंस कम होगा किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास, तो उतना मैग्नेटिक फील्ड वहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। And this was the last question, and thank you for watching this video. Thanks. And the syllabus sorry, sample paper 2 is complete, and now the extra question I will upload in your next video.